नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 के बारे में। देखिए, स्काईट्रैक्स एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है जो वर्ल्ड के एयरपोर्ट्स को, एयरलाइंस को रेटिंग देता है और इनकी जो रेटिंग या रैंकिंग आता है इसका वैल्यू बहुत है। वर्ल्ड के जो बेस्ट ट्रैवलिंग साइट्स वगैरह है इनकी रेटिंग को यूज करते हैं। तो इस बार जब इनकी वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 रिलीज हुआ है, इसमें टॉप 50 में हमारा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो भी आया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्काईट्रैक्स वर्ल्ड अवार्ड्स के बारे में ब्रीफली देखेंगे, एयरपोर्ट रैंकिंग लिस्ट क्या है वो देखेंगे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में ब्रीफ डिटेल्स और इंडियन एविएशन में चैलेंजेस फेस कर रहा है वो डिस्कस करेंगे, इसका सॉल्यूशंस क्या है, एंड फाइनली एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एक एजेंसी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 जो रिसेंटली पब्लिश हुआ है, इसमें हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, जिसको दिल्ली एयरपोर्ट भी बोलते हैं, दीज आर एमर्ज्ड अमंग वर्ल्ड्स टॉप 50 बेस्ट एयरपोर्ट्स इन 2021। अगर आप कंट्री वाइज रैंकिंग देखोगे तो दिल्ली एयरपोर्ट ही इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट है और ये जो अवार्ड है दिल्ली एयरपोर्ट को 3rd कॉन्सिक्यूटिव ईयर मिल रहा है। अगर आप स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग का लिस्ट देखोगे तो इसमें टॉप 100 में इंडिया का और भी एयरपोर्ट्स आया है, जैसे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका मतलब है टॉप 100 बेस्ट एयरपोर्ट्स में इंडिया से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, राइट। Hamad International Airport in Doha, Qatar has climbed from 3rd in the rankings to be voted the world's best airport in 2021। तो Skytrax World Airport Awards का फर्स्ट प्राइज किसको मिला है? खत्तर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पिछली बार सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह अवार्ड मिला था। अब दोस्तों स्काईट्रैक्स वर्ल्ड अवार्ड्स के बारे में, इट इज ए यूनाइटेड किंगडम बेस्ड कंसल्टेंसी रनिंग एन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट रिव्यू एंड रैंकिंग से। तो बेसिकली एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है जो एयरलाइंस को, एयरपोर्ट्स को रैंकिंग देते हैं, रेटिंग देते हैं। इट कंडक्ट्स रिसर्च फॉर कमर्शियल एयरलाइंस। इनका एक रिसर्च टीम रहता है, वो रिसर्च करते हैं। क्या क्या करते हैं? एक तो ट्रैवलर सर्वेस करते हैं टू फाइंड द बेस्ट कैबिन स्टाफ। कौन से एयरलाइंस में बेस्ट कैबिन स्टाफ है, कौन सा एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, एयरलाइंस अच्छा है, एयरलाइन लॉन्च किसका अच्छा है, इनफ्लाइट एंटरटेनमेंट सबसे अच्छा कौन कराता है, ऑन बोर्ड कैटरिंग किसका सबसे अच्छा है, एंड सेवरल अदर एलिमेंट्स ऑफ एयर ट्रैवल। तो बेसिकली स्काईट्रैक्स की वर्ल्ड रेटिंग या वर्ल्ड रैंकिंग देखने से एक ट्रैवलर को यह पता चल जाएगा कौन सा एयरलाइंस या कौन सा एयरपोर्ट सबसे बेहतर है। Apart from this service, Skytrax has an airline forum where passengers give other potential passengers the feel of an airline before choosing to fly with them। अगर कोई भी एक इंटरनेशनल ट्रैवलर को कौन सा एयरलाइन चूज करना है, इसमें कुछ डाउट है तो स्काईट्रैक्स का वेबसाइट देख सकते हो। इसमें फ्लाइट रिव्यूज है, फ्लाइट डेक्स है, सेटिस्फैक्शन सर्वेस है, सब कुछ है। एंड ये जो अवार्ड है, दिस इज बेस्ट नोन फॉर देयर एनुअल वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स एंड वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। मैंने आपको पहले ही बोला था, इनकी जो अवार्ड्स है, रैंकिंग्स है, रेटिंग्स है, इसका वैल्यू बहुत है। एंड इनफ्लाइट रिसर्च सर्विसेज रिसर्च हैज बीन यूज्ड बाय यूके गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग एयर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। इनकी जो रिसर्च सर्विसेज है, इनकी जो रिसर्च पॉइंट्स है, रेटिंग्स है, ये यूके गवर्नमेंट जो है अपनी एयर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने में भी लेता है। अब दोस्तों एयरपोर्ट रैंकिंग लिस्ट एक बार चेक करते हैं। दिल्ली का जो रैंक है वो 45 है। 2020 में 50 था, तो 5 प्लेसेस इंप्रूव हुआ है। एंड दिल्ली एयरपोर्ट इज द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू अचीव दिस मार्क। इससे पहले कोई भी इंडियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट 45th पोजीशन तक नहीं पहुंचा है। एंड हैदराबाद का रैंक कौन सा है? 64th है। पिछली बार 71st था, तो 7 प्लेसेस इंप्रूव हुआ है। मुंबई का 65th है, 13 प्लेसेस डाउन फ्रॉम 52nd पोजीशन इन 2020। तो मुंबई का जो परफॉर्मेंस है खराब रहा है। पिछली बार 52nd था, इस बार वो 65th हो गया। एंड बेंगलुरु 71st नंबर पे है, पिछली बार 68 था। तो बेंगलुरु एंड मुंबई का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन रहा है। हैदराबाद काफी अच्छा परफॉर्म किया है एंड दिल्ली सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए टॉप 50 में आ गया। एंड वर्ल्ड का टॉप 5 ग्लोबल एयरपोर्ट्स कौन कौन सा है? सबसे पहला आया है दोहा हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर, सोल इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो साउथ कोरिया में है, एंड टोक्यो नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये है वर्ल्ड का बेस्ट 5 ग्लोबल एयरपोर्ट्स। अब दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बेसिक डिटेल्स। द इंटरनेशनल एविएशन हब ऑफ न्यू दिल्ली इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 5106 एकर्स। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा एरिया है दिल्ली एयरपोर्ट के पास। ये दिल्ली में पालम करके एक जगह में सिचुएटेड है एंड इट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। 2009 से देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा पैसेंजर ट्रैफिक जो है
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है। तो इट इज द बिसिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया एंड स्काईट्रैक्स ने इनको 2019 में, 2020 में, 2021 में इंडिया एंड सेंट्रल एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड दिया है। एंड स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर। एविएशन इंडस्ट्री में एंड एयरपोर्ट इंडस्ट्री में स्काईट्रैक्स एयरपोर्ट अवार्ड मिलना मतलब एक हाईएस्ट ऑनर समझते हैं, प्राइड समझते हैं। अब देखिए, ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले ऑपरेट करता था इंडियन एयरफोर्स के रनवे के ऊपर एंड बाद में इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ट्रांसफर किया गया था। देखिए दोस्तों, इंडिया में कई सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऐसा है जो इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के रनवे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोवा में डबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रनवे यूज करते हैं वो इंडियन नेवी के पास है। इंडियन नेवी का INS इंडियन नेवल शिप हंसा करके एक एयर स्टेशन है, यही ऑपरेट करते हैं बेसिकली वो रनवे जो डबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूज करते हैं। और जो डबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को, INS हंसा को बेसिकली इंडियन नेवी को पेमेंट देना पड़ता है हर टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए। वो एयरक्राफ्ट का वेट के हिसाब से लैंडिंग एंड टेक ऑफ का पेमेंट देना पड़ता है। और एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी किसका रनवे यूज करता है? INS उत्कृष्ट का। INS उत्कृष्ट मतलब एक नेवल एयर स्टेशन है जो पोर्ट ब्लेयर में है, तो इन्हीं का रनवे यूज करता है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी। तो सेम इंडियन एयरफोर्स का रनवे यूज करता था जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बाद में उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया गया एंड 2006 में देखिए मैनेजमेंट ऑफ IGIA वाज ट्रांसफर्ड टू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। आप देखिए, ये जो एयरपोर्ट का मैनेजमेंट है ना, ये एक प्राइवेट एंटिटी के पास है, मतलब 50% से ज्यादा शेयर जो है GMR ग्रुप के पास है। यही GMR ग्रुप जो है हैदराबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मैनेज करता है। तो आप समझ रहे हो ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ज्यादा पावर जो है, मैनेजमेंट पावर जो है, एक GMR ग्रुप के पास है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। एंड इट बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू बी सर्टिफाइड एज फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक यूसेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक यूसेज डिक्लेयर किया गया था, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों, एयरपोर्ट्स के बारे में इतना कुछ डिस्कस कर ही लिया, तो आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा, ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। देखिए, लास्ट ईयर आपने एक न्यूज सुना होगा एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट आजकल पब्लिक एसेट्स को प्राइवेटाइज करने के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए पैसे। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है जितने भी पब्लिक एसेट्स है उसको प्राइवेटाइज करो। पर देखिए दोस्तों, सब लोगों को एक डाउट आता है, गवर्नमेंट जितने भी PSU से, इंडस्ट्री से जो प्रॉफिट में चल रहा है उसको क्यों बेच रहा है, बेसिकली उसका शेयर्स क्यों बेच रहा है। एक बात आपको समझना होगा दोस्तों, कोई भी एक प्राइवेट इन्वेस्टर या एक प्राइवेट एंटिटी एक कंपनी या इंडस्ट्री या कोई एयरलाइन से कुछ भी है जो लॉस में चल रहा है उसको खरीदेगा क्या? या उसको बेच के इतना पैसा मिलेगा जो गवर्नमेंट चाहता है? नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं दोस्तों, एयर इंडिया को बेचने के लिए रखा हुआ था, कोई आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया ऑलरेडी लॉस में है और इतनी सारी प्राइवेट एयरलाइंस ऑलरेडी फ्लरिश्ड है, वो खुद लॉस में है, तो अब एयर इंडिया को लेकर कोई करेगा क्या? तो गवर्नमेंट को अगर डिसइन्वेस्टमेंट से या प्राइवेटाइजेशन से कुछ पैसे कमाना है तो वही कंपनीज को या वही PSUs को बेचना होगा जो प्रॉफिट में है, तब आके कोई खरीदेगा। क्यों? तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। काफी लोगों का ये डाउट रहता है कि गवर्नमेंट जो PSUs प्रॉफिट में रहता है उसको क्यों बेच रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर पैसे चाहिए, गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करना है, तो जो प्रॉफिट में चल रहा है, जो अच्छा खासा चल रहा है, उसी को बेचना पड़ेगा। बेचना मतलब उसका शेयर्स बेचना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, अदानी ग्रुप ने 6 एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। बेसिकली कुछ साल के लिए उन एयरपोर्ट का ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट वो कर सकता है, मतलब कुछ सालों के लिए आप पूरा एयरपोर्ट को संभालो और जितना पैसे कमाना है कमा लो, इसके बाद वापिस आपको कुछ सालों के बाद स्टेट को ही देना पड़ेगा। तो इस तरह एक कॉन्ट्रैक्ट अदानी ग्रुप ने विन किया था। कौन कौन सा एयरपोर्ट है? लखनऊ इन उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद इन गुजरात, जयपुर इन राजस्थान, मंगलुरु इन कर्नाटका, तिरुवनंतपुरम इन केरला एंड गुवाहाटी इन आसाम। राइट। अब देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में भी आप लोग अब तक ये सोच रहे होंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इनके अंदर सारे एयरपोर्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर मोर देन 100 एयरपोर्ट्स है। इसका पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट सब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। पर कुछ मेजर एयरपोर्ट्स ऐसा है जो अभी भी ऑन एंड ऑपरेट कौन करता है? कोई प्राइवेट एंटिटी करता है। मैं आपको बताता हूं। वैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। दे मैनेजेस मोर देन 100 एयरपोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। देखिए, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे फेमस एयरपोर्ट है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शेयर जो है बेसिकली
ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो शेयर है वो अदानी ग्रुप के पास है, दे होल्ड 74%। ठीक है, मतलब मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वास्तव में अदानी ग्रुप के पास है, 74% शेयर है उनके पास, ओनली 26% है एएआई के पास। और भी ले लीजिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके बारे में हम डिस्कस कर ही रहे हैं, जीएमआर ग्रुप के पास 54% शेयर है, एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफ इंडिया के पास केवल 26% है, वाइल फ्रैपोर्ट एजी एंड एयरमैन मलेशिया होल्ड 10% स्टेक ईच। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास कितना है देख लीजिए, 26% है, 54% जीएमआर ग्रुप के पास है, बाकी 20% और दो प्राइवेट एंटिटी के पास है। अब हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कीजिए, उधर भी वही हाल है, ओनली 26% है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, वो भी जीएमआर ग्रुप ही ऑन करता है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बात ले लीजिए, उधर भी वही हाल है, केवल 26% एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है। तो आप समझ सकते हो ना, इंडिया में जितने मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास नहीं है, ये बात आपको समझना होगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब दोस्तों इंडियन एविएशन इंडस्ट्री का चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इंडिया बिल्ड्स एयरपोर्ट्स आफ्टर द डिमांड अराइजेस। इसका मतलब यह है, देखिए कोई भी एक डेवलप कंट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, उधर एयरपोर्ट बनाते हैं। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के बाद वो एरिया जो है ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है कि नहीं, 100% होगा। पर इंडिया में क्या होता है, सिटीज डेवलप हो जाते हैं कुछ और कारण से, जैसे हो गया बेंगलुरु, मुंबई, कोच्चि, कोलकाता, जो भी सिटीज है वो डेवलप हो जाते हैं। डेवलप होने के बाद उधर के लोगों का डिमांड होता है हमें इधर एक एयरपोर्ट चाहिए। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचेगा ठीक है भाई इधर एयरपोर्ट हम बनाएंगे, पर तब तक वो सिटी इतना डेवलप हुआ होगा कि एयरपोर्ट बनाने के लिए जगह ही नहीं बचा होगा, इतने सारे बिल्डिंग्स आए होंगे, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स आए होंगे, तो फिर हार्ट ऑफ द सिटी से कहीं दूर जगह बनाना पड़ता है। आप बेंगलुरु का एग्जाम्पल ले लीजिए, हार्ट ऑफ द सिटी से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है। तो ये सब प्रॉब्लम से इट डिलेज द ग्रोथ ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री को जो ग्रोथ हासिल करना है वो हो नहीं पाता है, एंड पायलट्स का भी शॉर्टेज हो जाता है। सेकंड है पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इंडियन एयरलाइंस। ये क्या है, देखिए कोई भी एक एयरलाइंस को अगर सक्सेसफुल होना है, ज्यादा बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, तो क्या करना है, मैक्सिमम एयरक्राफ्ट खरीदना होगा। देखिए आप अगर आप एक ट्रैवलिंग एजेंसी चला रहे हो तो आपको अगर बिजनेस चाहिए तो क्या चाहिए, आपके पास ज्यादा गाड़ियां चाहिए, ज्यादा रूट में गाड़ियां चलना चाहिए। तो सेम गोस विथ एयरलाइंस ऑल्सो। एयरलाइन सेक्टर में भी एक पर्टिकुलर एयरलाइंस के पास अगर ज्यादा एयरक्राफ्ट है, ज्यादा रूट्स में वो फ्लाई कर रहा है, तो क्या है, उनको ज्यादा बिजनेस मिलेगा। पर देखिए इंडिया में जितने एयरलाइंस है ना वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनका इतना बिजनेस नहीं हो पाता है। देखिए और एक बात मैं आपको बताऊं, जितने भी एयरलाइंस है ना, मैक्सिमम एयरलाइंस की बात कर रहा हूं, इनके पास कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं होता। वो जितने एयरक्राफ्ट है वो बोइंग जैसे जो एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसिंग कंपनीज है उनसे लीज में लेते हैं। ठीक है, जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स है ना, बोइंग हो गया, लॉकहीड मार्टिन हो गया, ये सबसे ये लोग लीज में लेते हैं, मतलब साल साल में पैसे भरना पड़ता है। मैक्सिमम एयरलाइंस के पास खुद का एयरक्राफ्ट नहीं होता। अब ये खुद का एयरक्राफ्ट अगर चाहिए तो उतना बिजनेस भी चाहिए, तो उतना बिजनेस ये लोग को मिलता नहीं, इसलिए ये लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को अफोर्ड नहीं कर पाते। मतलब नया एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो खर्च करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ऊपर से और एक प्रॉब्लम यह है, हेवी टैक्सेशन ओवर एविएशन सेक्टर। अगर आप रेलवेज बसेस से कंपेयर करोगे, एविएशन सेक्टर में जो टैक्सेशन है वो कहीं ज्यादा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ऊपर से और एक प्रॉब्लम है फ्यूल प्राइस। इंडिया में फ्यूल प्राइस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल यूज होता है वो है ATFK-50, एयर टर्बाइन फ्यूल केरोसिन। बेसिकली केरोसिन है, हाई पावर्ड केरोसिन है, इसको ATFK-50 बोलते हैं। -50 मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट है फ्यूल का। तो इसका भी रेट जो है करीब पेट्रोल डीजल का साथ में ही आता है, तो इसका फ्यूल प्राइस भी ज्यादा है। तो ये सब चैलेंजेस है। अगला देखिए एब्सेंस ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये MRO बोलते हैं इसको, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए कोई भी एयरक्राफ्ट आप चलाते हो, इसका मेंटेनेंस भी तो जरूरी है। एयरक्राफ्ट में मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आवरली इंस्पेक्शन होता है, 100 आवरली, 500 आवरली, 1000 आवरली करके इंस्पेक्शन होता है। ये सब टाइम टू टाइम करना होता है। तो इसके लिए MROs चाहिए, जो मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में मैक्सिमम जो एयरक्राफ्ट है उनका मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसलिए इनको जहां से वो खरीदा होगा एयरक्राफ्ट या लीज में लिया होगा उधर जाके मेंटेनेंस कराना पड़ता है, उसके लिए भी पैसे चाहिए, है कि नहीं। एंड नॉट मच इंप्रूवमेंट इन कार्गो ट्रैफिक। देखिए कार्गो ट्रैफिक ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक एयरलाइंस को सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे सबसे ज्यादा मिलता है कार्गो ट्रांसपोर्ट से।
इंडिया ने करीब 20-25 साल पहले यूनिलैटरल ओपन स्काई एग्रीमेंट साइन किया था। मतलब कोई भी फॉरेन कंट्रीज चाहे तो इंडियन एयर स्पेस को यूज कर सकते हैं, जितना भी एयरलाइंस डालना है, एयर रूट डालना है तो इंडिया में कर सकते हैं। पर इससे भी हमारा जो कार्गो ट्रैफिक जितना होना चाहिए वो हो नहीं पाया, तो कार्गो ट्रैफिक भी कम है। भाई सबको पता है ना, कार्गो ट्रैफिक से ज्यादा पैसे आता है। इंडियन रेलवेज की बात ले लीजिए, इंडियन रेलवेज में पैसेंजर्स से जो ट्रैवलिंग के लिए पैसे लेते हैं ना, वो कुछ नहीं है कंपैरेटिवली जो उनको फ्राइट चार्जेस मिलता है। मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट में इंडियन रेलवेज का जो गुड्स ट्रेन चलता है ना, उसी से इनका कमाई है। जो पैसेंजर ट्रेन चलता है उसमें से कुछ नहीं होता है कंपैरेटिवली, ठीक है, यह बात आपको समझना होगा। तो सेम गोस विथ एयरलाइंस ऑल्सो, इनका जो कार्गो ट्रैफिक में इतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, फॉरेन से ज्यादा कार्गो वगैरह आता नहीं है या इधर से जाता नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। अब दोस्तों फाइनली एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के बारे में। इट इज ए ग्लोबल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड्स एयरपोर्ट अथॉरिटीज। जैसे इंडिया में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इस तरह की एयरपोर्ट अथॉरिटीज का एक ग्लोबल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आप बोल सकते हो एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल को। ये 1991 में एस्टैब्लिश हुआ था एंड इसका हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अब ये करता क्या है, इट रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ एयरपोर्ट विद गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एक एयरपोर्ट का होलिस्टिक डेवलपमेंट इसका ऑब्जेक्टिव है। देखिए कोई भी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल लेवल में आना है तो इसका स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करना होगा, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। तो इसके लिए ये जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल हेल्प करते हैं। देखिए गवर्नमेंट्स के साथ, जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स है उनके साथ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माने जो ICAO वगैरह है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इन सबके साथ जो टाई अप है ऐसे मीडिएटर ये काम करते हैं एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट के लिए, उनका अपग्रेडेशन के लिए वगैरह, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज टू रेज स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं हर एयरपोर्ट का स्टैंडर्ड्स एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लाने के लिए, राइट। Finally, it seeks to provide public a safe, secure, efficient and environmentally responsible air transport system. Right? तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितना पॉइंट्स मैंने बोला था। कुछ स्लाइड्स तो इंफॉर्मेटिव था, कुछ स्लाइड्स एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट था। तो आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स आप मुझे बता दीजिएगा आपको समझ में आया है कि नहीं। एंड लेक्चर की PDF आपको एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।